Hello everyone. I, Mr. Vaibhav Titramare, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. I welcome you all in the 7th lecture of course Mechanical Engineering Material. In this lecture, we are going to start our chapter number 2, Steel and its Alloys. Our first topic for discussion is concept of phase, pure metal, alloy and solid solution. Let us revise the previous lecture. In previous lecture, we have studied about Brinell hardness tester. जो ब्रिनेल हार्डनेस टेस्टर रहता है उसमें हमें BHN नंबर कैलकुलेट करना पड़ा। उसके लिए क्या प्रोसेस लगती है, इस टेस्टर में क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, BHN नंबर का फॉर्मूला क्या रहता है, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाई की थी। पिछले लेक्चर में हमने रॉकवेल हार्डनेस टेस्टर की डायग्राम, उसके पार्ट्स आइडेंटिफाई किए थे। उसी प्रकार से रॉकवेल टेस्ट कैसे की जाती है, उसके क्या क्या स्केल्स रहते हैं, जैसे HRA, HRB, HRC, ये स्केल्स को भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। ये सभी आपने रिकॉल करना है। लर्निंग आउटकम्स। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस लेक्चर you are able to define phase, pure metal and alloy, state solid solution and classify them. Before starting our lecture, I would like to ask one question to all of you. Can you hear the term phase, alloy and mixture in past? अगर आपने ये डेफिनेशंस या इसके बारे में कुछ भी आपने बचपन में या प्रीवियस लेक्चर्स में कभी भी आपने पढ़ा है तो आप उसे रिकॉल कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस टॉपिक का शुभारंभ करते हैं और पहला कंसेप्ट है फेज। A phase is defined as physically distinct, chemically homogeneous, mechanically separable region of a system. इसका मतलब है किसी सिस्टम का एक ऐसा रीजन मतलब पार्ट, किसी सिस्टम का एक पार्ट जो फिजिकली डिस्टिंक्ट है, मतलब एक दूसरे से अलग है, जिसका केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस है और वह फेज एक दूसरे से अलग है, तो उसको हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। ऐसे सिस्टम के एक पार्ट को हम फेज कहते हैं। तो फेज की तीन प्रॉपर्टी, फेज एक दूसरे से अलग रहते हैं, उनका केमिकल कंपोजिशन होमोजीनियस रहता है और हम इजीली उसको मैकेनिकली सेपरेट कर सकते हैं। Every pure metal is considered to be phase, so every solid, liquid and gaseous solution are also considered as a phase. जो भी प्योर मेटल रहते हैं, प्योर मेटल मतलब जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं रहती है, उन सभी को हम फेज ही कंसिडर करते हैं। Each portion have different composition and property. In a equilibrium diagram, liquid is one phase and solid solution is another phase. Phase is a form of material which has identifiable composition, structure and boundaries separating it from surrounding. फेज है, ये एक मटेरियल का फॉर्म ही है जिसका हम कंपोजिशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका हम स्ट्रक्चर देख सकते हैं, उसकी क्या बाउंड्रीज है वो भी हम सराउंडिंग के साथ सेपरेट कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन है प्योर मेटल। ये जो ब्लॉक अभी आपको स्लाइड में दिख रहा है,
दिस इज ए आयरन ब्लॉक, ये 99.95% शुद्ध है। A pure metal is defined as the metal that has not been joined with any other metal or synthetic material. प्योर मेटल ये ऐसा मेटल है जो दूसरे मटेरियल के साथ या किसी सिंथेटिक मटेरियल जैसे प्लास्टिक वगैरह है उसके साथ ज्वाइंट नहीं होता है। प्योर मेटल की ये दूसरी डेफिनेशन है, अ प्योर मेटल इज डिफाइंड एज द मेटल विथ वेरी लो कंटेंट ऑफ इम्प्योरिटी। प्योर मेटल मतलब जिसमें बहुत कम से कम इम्प्योरिटी मतलब अशुद्धता रहती है उसे हम प्योर मेटल कहते हैं। प्योर मेटल में अशुद्धि का परसेंटेज बहुत कम रहता है। दिस इज ए प्योर गोल्ड, that is 22 carat gold is a pure gold. A pure metal is made up of one type of atoms, thus all the atoms are of the same size. अगर हम प्योर मेटल की बात करते हैं तो उसमें एक ही टाइप के एटम्स रहेंगे और उन सभी एटम्स का साइज सेम रहेगा। The atoms in a pure metal are orderly arranged and closely packed together, that is, they have a definite crystal structure. प्योर मेटल का एटॉमिक अरेंजमेंट एकदम सिस्टमेटिक रहता है और उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर भी डिफाइंड रहता है। नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम। A single phase system is termed as a homogeneous system. अगर ऐसी कोई सिस्टम है जहां पे सिर्फ एक ही फेज अवेलेबल है तो हम उस सिस्टम को होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। जैसे आपको एक बॉल दिख रहा है यहाँ पे और उस बॉल में आपको वाटर दिख रहा है, वाटर मतलब H2O. So this phase is termed as a homogeneous system. A system composed of two or more phases are termed as mixture or heterogeneous system. ऐसी सिस्टम है ये दो या दो से ज्यादा फेजेस से अगर बनती है तो उसे हम हेटेरोजीनियस सिस्टम या मिक्सचर कहते हैं। जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो, एक हमने ग्लास लिया है और ये वाटर हमने इस ग्लास में भर दिया। इस वाटर के साथ हमने कुछ यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स फिर से डाल दिए जैसे साल्ट, शुगर और लेमन का जूस। तो इस ग्लास में दो या दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स हो गए, मतलब दो या दो से ज्यादा फेजेस हो गए। तो इस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे? हेटेरोजीनियस सिस्टम। और ये सिर्फ यहाँ वाली सिस्टम जो रहेंगी ये कौन सी सिस्टम रहेंगी? होमोजीनियस सिस्टम। पिछले लेक्चर्स में हमने सिरेमिक, पॉलीमर्स और कंपोजिट पढ़े थे, वह सभी हेटेरोजीनियस सिस्टम के ही पार्ट है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज अलॉय। सो alloy is defined as the homogeneous mixture of two or more elements in which major component is metal. alloy जो है ये दो या दो से ज़्यादा मूलद्रव्यों का होमोजीनियस मिक्सचर है। वहाँ मेजर कंपोनेंट जो रहेगा वह रहेगा मेटल, जैसे कि आप ये फिगर्स में देख रहे हो। आपने ये चीज पढ़ चुकी है कि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, इसको हम ऐसे लिखते हैं Cu प्लस Zn। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन, इसे हम ऐसे लिखते हैं कॉपर का Cu और टीन का Sn। ओके, तो ये आपने ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट टॉपिक फॉर डिस्कशन इज सॉलिड सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 2 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते ही है। दोस्तों ये डायग्राम देखिए आप, ये डायग्राम में आपको द सॉलिड सॉल्यूशन दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये जो ए नाम के जो एटम्स है, ए नाम के एटम्स है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट या बेस मेटल या पेरेंट मेटल। और यहाँ पे आपको कुछ बी नाम के एटम्स दिख रहे हैं, इनकी मात्रा बहुत कम है, तो बी क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सल्यूट्स। बी क्या हो जाएंगे, सल्यूट्स। तो एटम का जो मिक्सचर्स रहता है सॉलिड स्टेट में, एटम्स का सॉलिड स्टेट में जो सोल्यूशन बनता है उसे हम सॉलिड सोल्यूशन कहते हैं। चलो इसकी कुछ डेफिनेशंस देखते हैं। Solid solution is a homogeneous mixture of two or more kind of atoms occur in a solid state. They are known as solid solution. So, it is a homogeneous mixture of दो या दो से ज्यादा एटम, और वो भी किसमें, सॉलिड स्टेट में, उसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। A solid solution is a solid state solution of one or more solutes in a solvent. अगर हम एक कोई भी सल्यूट लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर लिया, द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज मोर हियर, देन इट इज कंसिडर एज ए सॉल्वेंट। इसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और इसमें हमने कुछ इंग्रेडिएंट्स डाले, जैसे साल्ट डाला, आपने शुगर डाली, नींबू का जूस डाला, ये सभी क्या हो जाएंगे, सल्यूट्स हो जाएंगे। तो जिसकी मात्रा ज्यादा रहती है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो कम कम मात्रा में रहेंगे उनको हम सल्यूट्स बोलेंगे। तो सल्यूट और सॉल्वेंट का जो सोल्यूशन है, जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, इसे हम सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। The element present in the alloy in the largest portion is referred as base metal, parent matter या solvent। सॉलिड सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा ज्यादा होगी, जैसे इस डायग्राम में आपको ए की मात्रा ज्यादा है, तो ए इज द सॉल्वेंट या पेरेंट मेटल। द अदर एलिमेंट आर रिफर्ड एज ए सल्यूट, और सॉल्वेंट को छोड़ के जो बाकी छोटे छोटे जो पार्ट्स रहेंगे उसे हम सल्यूट कहते हैं। Solid solution is a type of alloy in which the atoms of alloying elements are distributed in base metal and both have the similar crystal structure। अगर हमें solid solution बनाना है तो base metal मतलब solvent और solute, इनका crystal structure same रहना चाहिए। The composition of alloying elements may vary but the structure should be similar to base metal। अगर सल्यूट एफसीसी के है तो सॉल्वेंट भी आपको एफसीसी के चाहिए, मतलब दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। लेट अस डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सो आपको एक यहाँ पे फ्लो चार्ट दिख रहा है। तो सॉलिड सॉल्यूशन के दो पार्ट रहते हैं। पहला पार्ट होता है सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन और दूसरा होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेगुलर या फिर ऑर्डर, और दूसरा होता है रैंडम और डिसऑर्डर्ड टाइप सॉलिड सॉल्यूशन। चलो इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं। Let us discuss the first solid solution, that is substitutional solid solution। Definition देखते, if the atoms of solvent or parent metal are replaced by the atoms of solute metal, then the solid solution is known as substitutional solid solution। अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में सॉल्वेंट के एटम्स को, ध्यान देना है, सॉल्वेंट के एटम्स को अगर सल्यूट के एटम्स ने रिप्लेस किया तो वह सॉलिड सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहलाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स है, कॉपर एंड निकेल। कॉपर और निकेल दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एफसीसी है और ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे इस फिगर में आप देख रहे हैं,
निकेल और एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम लिथियम, एल्यूमिनियम जिंक या झिरकोनियम, ये सभी सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। इस फिगर में आपको जो व्हाइट कलर के जो डॉट्स दिख रहे हैं, दीज आर द एटम्स ऑफ निकेल, और जो रेड कलर के डॉट्स है, दीज आर द एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो इसमें हमारे जो निकेल है, निकेल इज अ सॉल्वेंट एटम। तो इस निकेल को ये रेड कलर के जो सॉल्यूट्स है, उन्होंने यहाँ के एटम्स को रिप्लेस किया है, बराबर है। तो यहाँ पे पहले व्हाइट कलर के निकेल के सॉल्वेंट होंगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम के एटम्स जाके बैठ गए, मतलब उन्होंने क्या किया, निकेल के एटम्स को सब्स्टिट्यूट किया। जब ऐसी प्रोसेस होती है, एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस करता है, तो उस सॉलिड सॉल्यूशन को हम सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ये डायग्राम बहुत बार पेपर में आती है, और आइडेंटिफाई द सॉलिड सॉल्यूशन ऐसा क्वेश्चन आता है, और एग्जाम्पल भी आते रहते हैं। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का पहला पार्ट है रेगुलर और ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। In this type, the substitution of atoms takes place in a definite order. जो रिप्लेसमेंट का जो प्रोसेस होगा वो एक ऑर्डर के साथ होगा, इसलिए इसे हम रेगुलर और ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कुछ ऑर्डर दिख रहा होगा, जैसे कि ये ब्लू कलर के जो एटम्स है और ये रेड कलर के जो एटम्स है, उन्होंने ऑर्डरली एक दूसरे को रिप्लेस किया हुआ है, देन इट इज कॉल्ड एज रेगुलर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। निकेल और जो एल्यूमिनियम है, ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे यह सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं। यहाँ पे भी देखेंगे आप, तो इस सॉलिड सॉल्यूशन में एक ऑर्डर फॉलो होते हुए आपको दिख रहा होगा, इसलिए इसका नाम ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये डायग्राम आती है पेपर में। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन का दूसरा टाइप है रैंडम और डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन द अलॉइंग एलिमेंट्स इज इन रैंडम ऑर्डर। यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट होगा वो रैंडम ऑर्डर में होगा, मतलब उसका ऑर्डर कोई डेफिनाइट नहीं रहेगा, बराबर है। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, पहली रो में सिर्फ सेकंड नंबर पे रेड वाला आइटम आ गया, फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे गया, यहाँ पे तीसरे पे गया, यहाँ पे पहले पे भी आ गया, तीसरे पे भी आ गया, पहले पे आ गया, चौथे पे आ गया। तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसे बोल सकते हैं कि दिस इज द डायग्राम ऑफ डिसऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। यहाँ पे भी देखिए कोई पैटर्न फॉलो होते हुए आपको नहीं दिख रहा है। इसका जो एग्जाम्पल है दैट इज अल्फा ब्रास, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिसऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ये आपने ध्यान में रखना है, अल्फा ब्रास। लास्ट is interstitial solid solution. In interstitial solid solution, the solute atoms does not replace a solvent atom. यहाँ पे कोई भी रिप्लेसमेंट की प्रोसीजर नहीं होती है, ये ध्यान में रखना है। But it enter one of the hole or interspecies between the solvent. यहाँ पे कोई भी एटम को रिप्लेस करने की प्रोसेस नहीं होती है, बट जो एटम के बीच में जो जगह है वहां पे सल्यूट जाके बैठ जाता है, इसे हम इंटरस्टिसिस बोलते हैं। उस गैप को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिसिस। जैसे देखिए ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, बराबर है। यह एटम में जब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे एक दूसरा एटम इस जगह पे जाके बैठ गया, बराबर। ये जगह को हम इंटरस्टिसिस बोलते हैं, इस जगह को हम इंटरस्टिसिस बोलते हैं। इस सल्यूट एटम ने इनको डिस्टर्ब किया क्या, नहीं। इनको रिप्लेस किया क्या, नहीं। इन चारों के बीच में इसको जहां पे भी जगह मिली वहां पे जाके ये बैठ गया। दिस सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड
सॉल्यूशन। यहाँ पे रिप्लेसमेंट की जगह नहीं होती है, यहाँ पे सोल्यूट एटम दो एटम के बीच में जाके बैठ जाता है, बराबर। This type of solid solution is formed then atomic size of alloying elements is much smaller as compared to the base metal। यहाँ पे बेस मेटल का साइज बड़ा रहेगा और सॉलिड का साइज छोटा रहेगा, तब हम इसको इस सॉलिड सॉल्यूशन को फॉर्म कर सकते हैं। जैसे देखिए ये जो सॉल्वेंट है ये ब्लू कलर के है और सोल्यूट जो है हमारी ये ग्रीन कलर के। देखिए इन चार एटम के बीच में ये एक सोल्यूट जाके बैठ गया, इन चारों के बीच में ये जाके बैठ गया, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। आयरन और कार्बन जो रहते हैं ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये सोल्यूट जाके इस इंटरस्टिशियस में जाके बैठ गया, देन इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ओके, सो दिस व्हाइट कलर आर ऑफ iron and red color is of carbon. In this system, the carbon atom, that is solute atom, occupies an interstitial position between iron and iron, that is solvent atom. तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो आयरन के जो एटम्स है इनके बीच में कार्बन के एटम जाके बैठ गए, इसलिए इसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा इंटरस्टिशियल और टाइप्स ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन खत्म हो गए। इस टॉपिक का सबसे लास्ट पार्ट है ह्यूम रुथरी रूल। ये ह्यूम रुथरी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सॉलिड सॉल्यूशन बनाने के 4 रूल हमें दिए थे, वो रूल हम अभी देखते हैं। जैसे पहला रूल उन्होंने दिया था हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। पहला रूल हमें किसका दिया था, उन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में दिया था। तो अगर हमें सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो बेस मेटल दैट इज सॉल्वेंट और सॉल्यूट का दोनों का भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, तभी हम सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये हमें ह्यूम रुथरी सर ने बताया था। रिलेटिव साइज फैक्टर, allowing elements having similar atomic size as that of the base metal matrix have better solid solubility। अगर दोनों का भी साइज फैक्टर अगर सिमिलर रहता है तो हम सॉलिड सॉल्यूशन इजीली अच्छे से बना सकते हैं। फॉर फेवरेबल सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्मेशन द डिफरेंस ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट शुड बी लेस देन 15%। अगर हमें अच्छा सॉलिड सॉल्यूशन बनाना है तो दोनों एटम्स का, जैसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के एटम्स का जो एटॉमिक साइज है ये 15% से कम रहना चाहिए, तभी हम सॉलिड सॉल्यूशन बना सकते हैं। ऐसा हमें ह्यूम रुथरी सर ने बताया था। तीसरा रूल हमें सर ने बताया था केमिकल एफिनिटी फैक्टर। एलिमेंट्स हैविंग लोअर केमिकल एफिनिटी हैव ग्रेटर सॉलिड सोल्यूबिलिटी। मतलब जिनका रिएक्शन रेट अगर कम रहता है तो सॉलिड सॉल्यूशन हम इजीली बना सकते हैं। रिएक्टिव मटेरियल सॉलिड सॉल्यूशन बना नहीं सकते, इसका ये अर्थ है। एलिमेंट्स हैविंग हायर केमिकल एफिनिटी हैव टेंडेंसी टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एंड हेंस रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। जिनका केमिकल एफिनिटी ज्यादा रहता है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन फॉर्म करेंगे और वो कंपाउंड यानी ऑलॉयज बनाना शुरुआत कर देंगे, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन बना नहीं सकेंगे। In general, the alloy elements located closer to the periodic table have higher solid solubility। अगर periodic table में जो elements पास पास में है वह एक दूसरे के अंदर solid solution जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। Fourth factor, relative valency। Metals having lower valency have more solubility of metals having higher valency। जिनका वैलेंसी मतलब आउटर शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, अगर एक मेटल है जिसकी वैलेंसी कम है और दूसरा मेटल है जिसकी वैलेंसी ज्यादा है तो इनसे सॉलिड सॉल्यूशन जल्दी बनता है, ऐसा हमें ह्यूम रुथरी सर ने बताया है। Hence for better solubility the base metal selected should be one that have lower valency as compared to the alloying element। These are the मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस आस्क्ड इन एमएसबीटी ही। ये 4 क्वेश्चंस है, इनके डेफिनेशंस पेपर में बार बार पूछी जाती है, डायग्राम्स भी आती है और पूछते हैं कि कौन सा सॉलिड सॉल्यूशन है, तो आपने अच्छे से करके रखना है। इस टॉपिक के ऊपर 3 मिनिमम क्वेश्चन आते ही आते हैं।
So thank you very much guys. We are at the end of the lecture. If you have any difficulty, please contact with me. In next lecture, we are going to study about the phase diagrams. Okay, so this is very important lecture. Please be with me. Thank you very much. Happy learning.